एक वक्त था कि यह बात बार बार दोहराई गई और खास तौर पर इतनी धुआंधार तरीके से हमेशा सिंध के अंदर दोहराई जाती रही कि सिंध में रॉ मुलव्वस है और रॉ का इशारा हमेशा से दिया गया यहां की सियासी जमातों के सर पर। किसी जमाने में सिंध में कौम परस्त जमातों के मुतल्लिक ये कहा गया कि यहां पर ये बाकायदा प्रॉक्सीज हैं रॉ की, और ये रॉ के ही कहने पर या इंडिया के कहने पर ही यहां पर सिंधु देश का नारा लगाती है। उसके बाद ये इल्जाम किसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी आता रहा और खासतौर पर जियाउल हक के दौर में, जियाउल हक की आमरीत के वक्त में भी ये नारा गूंजता रहा कि यहां पर जो रॉ है वो बहुत ज्यादा सरगर्म है और जुल्फिकार जैसी जमात को उसके साथ कनेक्ट किया गया। उसके बाद उरूज शुरू होता है एमक्यूएम का, और एमक्यूएम को इब्तदाई दिनों से ही ये इल्जाम का सामना करना पड़ा और खासतौर पर 92 ऑपरेशन के बाद जहां जिनापुर की बात होती रही वहीं पर दीगर मामलात में भी एमक्यूएम पर ये इल्जामात आयद करते रहे। और फिर बाद में एक वक्त ऐसा भी आया और ये वक्त अब भी ऐसा ही चल रहा है कि जिसमें एमक्यूएम के रहनुमा और इस वक्त के वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल साहब बारहा ये बात कहते रहते हैं कि हमने यहां से रॉ का खात्मा कर दिया, और वो इल्जाम लगाते हैं एमक्यूएम लंदन पर और ये बार बार लगाते हैं। लेकिन अब ये रॉ की बाज़गश्त किसी और जाविये से आ रही है। सिंध असेंबली के अंदर इजलास हो या फिर सिंध असेंबली में होने वाली गुफ्तगू हो कि क्या ये बात दुरुस्त है कि सिंध के अंदर अब दोबारा से रॉ ने अपने कदम जमा ली हैं। एक इशारा खास तौर पर 22 तारीख के वाकयात यानी कि पहलगाम में जो सारी सूरत हाल हुई उसके बाद से ये बाज़गश्त आना शुरू हुई कि यहां पर रॉ कदम जमा रही है। इसमें बीएलए पर जहां इल्जामात लगते रहे कि बीएलए रॉ की प्रॉक्सी है, वहीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान या जिसे फितना अल खवारिज कहा जाता है उस पर भी ये बात होती रही कि ये रॉ के एजेंट हैं। अब मैं आपसे जो गुफ्तगू करने वाला हूं उसे जरा गौर से समझिएगा और गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब 7 तारीख को इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद फिर एक बार यह बाज़गश्त आना शुरू हुई कि यह प्रॉक्सीज क्या दोबारा से सरगर्म हो रही है। 10 तारीख को पाकिस्तान के एक कामयाब हमले के बाद जहां पर सीज फायर का मामला हुआ उसके अगले दिन ही एक बड़ा ही अहम वाकया पेश आया। सिंध के अंदर एक कल अदम जमात के अहम रहनुमा के जिसके मुतल्लिक ये बात कही जाती है कि वो कश्मीर जहाद में भी शामिल रहे, उन्हें सिंध में कत्ल कर दिया जाता है। और यह बात कही जाती है कि क्या सिंध के अंदर रॉ की प्रॉक्सीज इस तरीके से काम कर रही है कि वो अपने टारगेट्स को चुन चुन कर मार रही है। इन्हीं दिनों के अंदर आपको माजी में आपको याद होगा कि 1.5 साल के अंदर कुरंगी, गुलिस्तान जौहर, महमूदाबाद के अंदर कई ऐसे लोगों को टारगेट किया गया जिसे बाद में खुद रॉ और इंडियन हुकूमत ने तस्लीम किया कि उन्होंने यहां पर कत्ल किए और वो लोग शामिल थे कि जो किसी वक्त में कश्मीर जिहाद का खास हिस्सा रहे। मगर अब सूरत हाल थोड़ी सी अजीब गरीब हो गई है। हुआ यह है कि आपको मालूम होगा कि कैनाल का इशू चल रहा था और कैनाल के मामले पर काफी बाज़गश्त सुनाई दे रही थी। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कौम परस्त जमातों और जीडीओ को साथ साथ शामिल किया था, और साथ शामिल नहीं भी किया था तो वो शामिल थी तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई थी। फिर यह मुजाहिरों का सिलसिला बढ़ता गया, कराची से लेकर कश्मीर तक मुख्तलिफ शाहराहों को बंद किया गया और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब के साथ, उसके बाद एक मीटिंग होती है और उसके बाद फिर ये मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होता है और ये ऐलान होता है कि ये प्रोजेक्ट दोबारा इरसा को वापस भेजा गया, जिसके बाद वाई के कैनाल का मामला रुक गया। लेकिन 3 दिन पहले एक वाकया पेश आता है और वो वाकया पेश आता है नौशेरों में मोहरों के इलाके के अंदर। यहां पर एक मुजाहिरा होता है और मुजाहिरे के बाद यहां पर उन पर पुलिस के साथ उनकी झड़प होती है। फिर सूबाई वजीर दाखिला जिया लंजार पर के घर पर हमला होता है और फिर वहां फायरिंग का तबादला होता है और कुछ अफराद वहां पर हलाक हो जाते हैं। जब वो हलाक होते हैं तो उसके बाद उनकी लाश को रखकर वहां पर मुजाहिरीन मुजाहिरा करते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन अब जब ये मामला हुआ तो इसमें यह बाज़गश्त कही गई कि वहां पर एक खास जो लगारी कम्युनिटी वहां पर रहती है और जो वहां के लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। अब यह बात कही जा रही है कि क्या इस सारे मामलात के अंदर रॉ की प्रॉक्सीज इन्वॉल्व है, और बार बार ये बात कही जा रही है और खुद सिंध असेंबली के अंदर जो इजलास हुआ है उसमें मुख्तलिफ लोगों ने जो खिताब किए हैं उसकी बार बार ये बताने की कोशिश की गई है कि ये तमाम के तमाम रॉ के कहने पर हुआ या रॉ की प्रॉक्सीज ने ये सब किया है। मैंने आपको इब्तदाइये में ये बताया कि क्या सियासी जमातों की तहरीक को भी प्रॉक्सीज कह दिया गया, जिस तरह मैंने आपको अर्ज की कि एक ज़माने में जो कम्युनिस्ट हुआ करते थे तो उनके मुतालिक 1948 से लेकर पूरे अयूब खान के दौर के अंदर भी उन्हें बार बार ये कहा गया कि ये रॉ की प्रॉक्सीज हैं और या ये इंडिया की प्रॉक्सीज हैं और उनके ऊपर एक मामला था। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो के वाकयात के बाद भी उनको बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि ये तमाम के तमाम रॉ के लोग हैं या इंडिया इनके सर ये सारे काम करवा रहा है। फिर एमक्यूएम का सारा सिलसिला शुरू हुआ और अब इस सियासी मूवमेंट के या ये जो कैनाल का इशू है इसको कहा जा रहा है कि ये प्रॉक्सीज है इंडिया की। तो क्या ये वाकई में प्रॉक्सीज हैं? इस मामले को जरा समझने की जरूरत है कि क्या उनके बहाने ये जो कैनाल पर जो मुजाहिरे कर रहे हैं उनके बहाने कुछ प्रॉक्सीज ने इससे फायदा उठाने की कोशिश की है, और क्या ये तमाम मामला इतने ही आसान है? मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों ने जो वाकयात रोनुमा हुए मोरों में उससे अपने आप को लाताल्लुक रखा है और उसकी शिकायत वहां पर बाकायदा लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जीडीए ने भी कुछ हद तक अपने आप को अलग रखा था, लेकिन जीडीए एफआईआर के दर्ज होने के बाद इस मामलात में कूद रही है। मेरा कहना कि समझना कुछ और है।
मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस बात को जरूरत इस अमर की है, इस बात को देखा जाए कि क्या वाकई में वहां पर कोई सियासी मूवमेंट है या फिर वो किसी की प्रॉक्सीज हैं या फिर उसमें उस सियासी मूवमेंट को फायदा उठाने के लिए कुछ प्रॉक्सीज दरमियान में इन्वॉल्व हुई है। क्योंकि जिस तरह की असेंबली के अंदर तकारीर हुई है उसके जरिए इस पूरे मामले को आइसोलेट कर सिर्फ प्रॉक्सीज करा देना शायद मुनासिब नहीं होगा। सही जगह पर सही लोगों का तयन करना जरा सा बेहतर होगा, क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ पर जितनी भी सियासी मूवमेंट्स होती हैं उसे उसी तरीके से कनेक्ट कर दिया जाता है। जिस तरीके से मैंने आपको एमकिन का बताया, जिस तरीके से मैंने आपको जुल्फिकार का बताया, या जिस तरीके से मैंने दीगर और मूवमेंट्स का बताया, तो सारा सिलसिला जरा सा देखकर और इसके मुतालिक गुफ्तगू करने से पहले हमें बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ेगा कि क्या मामला है। मेरा ख्याल जाती तौर पर यह कि हमें तहकीक कर इस पर बाकायदा बात करनी चाहिए, बगैर शवाहिद के किसी सियासी मूवमेंट को इंडिया के साथ जोड़ देना या उन प्रॉक्सीज को जो वाकई में फितना फैलाना चाहती है उनकी ही ये साजिश हो कि इस पूरी सियासी मूवमेंट को उनकी झोली में डाल दिया जाए, ये भी एक खेल हो सकता है। तो इसे समझने की जरूरत है। आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक अफवाह उड़ी पूरे पाकिस्तान के अंदर के सिंध में और खासतौर पर कराची के अंदर बेतहाशा हलाकतें हो रही हैं कोरोना वायरस से। तो क्या वाकई में कोरोना वायरस से हलाकतें हो रही हैं या ये सिर्फ अफवाह है? देखिए, कोरोना वायरस अब एक आम सी बीमारी है या एक आम सा वायरस है जिसे एक जमाने में बहुत ही खतरनाक तस्वुर किया जा रहा था। मैं ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब तक उसकी वैक्सीन मौजूद नहीं थी तब तक उसे खतरनाक तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन अब उसकी वैक्सीन मौजूद है और जाहिर है उसका ट्रीटमेंट भी मौजूद है और अब उसके मुतालिक बहुत सारे शुकूक व शुबात भी खत्म हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल हुआ है, ऐसा हुआ है, लेकिन सिर्फ 4 हलाकतें हुई हैं। लेकिन ये 4 हलाकतें किसकी हुई हैं जरा देखिए। ये 4 हलाकतें हुई हैं ये दरअकीकत 60 साल से उम्र के 60 साल की उम्र से ज्यादा के लोग थे और इन्हें मुख्तलिफ और बीमारियां थी। किसी को गुर्दे की बीमारी थी, किसी को दिल का मसला था, और जब उन पर कोरोना का हमला हुआ तो कोरोना का हमला ज़ाहिर है वो अफोर्ड नहीं कर सके और उनकी हलाकत हुई है। कोरोना वायरस इस वक्त इस नहज पर मौजूद नहीं है सिंध के अंदर या कराची के अंदर या पाकिस्तान में कि जो खतरे की अलामत बन सके या खतरे की चीज़ बन सके। लेकिन मैं गुज़िश्ता कई दिनों से हम ये बात देख रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि कराची के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होना शुरू हुआ है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। ये मुख्तलिफ र्यूमर्स हैं, मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन जो मेरे पास डेटा आया है और जो जिसकी मैंने सरकारी तौर पर तस्दीक की है, सिर्फ 4 हलाकतें हुई हैं, लेकिन उसकी वजह सिर्फ कोरोना नहीं है। उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी और ये मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों में पहले से मौजूद थे और जिसकी वजह से बाद में उन पर जब कोरोना का अटैक होता है तो उससे अपनी जान को बचाना उनका मुमकिन नहीं रहता। तो ये जो र्यूमर्स फैल रही है ये भी गलत है। इसकी भी मैं आपको मैंने ज़रा सी जो मालूमात हासिल की और जहां तक मैं पहुंचाऊं वो आपको मैंने यहां तक पहुंचा दिया। फिर एक पाकिस्तान का एक बहुत ही सोशल मीडिया का नेटवर्क है जिसे आमतौर पर तहरीक इंसाफ के बड़ा करीब समझा जाता है। इसका नाम है सियासत.pk। इस सियासत.pk ने एक अपना थंबनेल बनाया। ये थंबनेल मैं आपके सामने रख रहा हूं, जरा इसको गौर से देखिए और गौर से समझिएगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि आसफा भुट्टो ज़रदारी जा रही थी, उन पर जूतों की बरसात हो गई। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं है? देखिए, एक बात मैं आपसे हमेशा कहता हूं, हमारे यहाँ पर खबरों को बहुत ज़्यादा एक्सजरेट कर पेश कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात वो खबर होती है या नहीं होती है, जरा समझना की जरूरत है। आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा का काफिला वर्ल्ड बैंक के साथ एक टूर पर जा रहा था और वो था कि जो सैलाब से मुतासरीन हुए उनके यहाँ पर एक जा रहा था। जामशोरों के मकाम पर ये इतलात आना शुरू हुई कि उनके काफिले पर जो वहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद थे उन्होंने रोका और उस पर कुछ डंडे भी बरसाए गए, लेकिन कहीं पर भी इंडिविजुअली ये बात मालूम नहीं थी कि उसके अंदर आसफा भुट्टो ज़रदारी ही शामिल है। दरहकीकत एक सरकारी काफिला जा रहा था जिसे रोका गया। इसमें जो मुजाहिरीन थे उन्हें भी और जो लोग वहाँ शामिल थे शायद मुजाहिरीन को ये बात मालूम नहीं थी कि उसके अंदर आसफा भुट्टो ज़रदारी मौजूद है और वो काफिला बड़ी तेज़ी के साथ बाद में वहाँ से गुजर गया। ये जूते मारने वाली बात ये पर्टिकुलरली आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा के हवाले से नहीं थी, ये एक सरकारी प्रोटोकॉल में काफिला जा रहा था तो वहां पर हुआ था। तो इसलिए इस बात को भी जरा सा देख लीजिए कि जिसको बहुत ज्यादा कुछ लोग एक्सजरेट कर पेश कर रहे हैं वो असल में हुआ क्या था, क्या वाकई में ऐसी सूरत हाल हुई थी या नहीं हुई थी। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त सिंध इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद हो रही है, खासतौर पर जब केनाल का मामला चला और 17 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हो चुका है। सिंध के अवाम में काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है, उनके मामला हल हो नहीं पाए, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि सिंध के अंदर रेजिस्टेंस मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि ना उनके केनाल के मामला हल हो सके, ना बिजली उनको अभी तक मिल पा रही है उस तरीके से, ना ही दीगर फैसिलिटीज़ उनको मिल पा रही है। तो अवाम के अंदर गम गुस्सा ज़रूर मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आइंदा का इलेक्शन लड़ना शायद इतना आसान ना हो कि जितना पहले उनके लिए रहा है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर पूरे सिंध के आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चले जाएं वहां पर कड़ी तनकीद की जा रही है और कड़े मामला हैं। तो अगर मैं इस वाक़े को भी जो है वो सरकारी जो भी प्रोटोकॉल होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए सिचुएशन इतनी आसान नहीं। और खुद ये बात बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी मालूम है, खुद आसफा भुट्टो साहबा को भी मालूम है, सबको ये बात मालूम है कि ये सिचुएशन इस वक्त कराची में वैसे ही उनका वोट बैंक बड़ा लिमिटेड एरियाज़ के अंदर है और जो है भी वो उतना मुस्तनद किस तरीके से अब उनके पास कंट्रोल में रहा वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अब लियारी की सीट जीतना भी इतना आसान काम नहीं है। लियारी की सीट भी उनको बड़ी मुश्किल से मिल जाती है तो मिल जाती है, वरना अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वक्त मुश्किल से मुश्किल आता जा रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 सालों से अवामी सियासत नहीं कर रही है बल्कि ज़्यादातर हुकूमत की सियासत करती है, तो ज़ाहिर एक वक्त आता है और उसके बाद वो उनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर ये कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से परसों यानी कि एक तकरीब हुई थी कि जिस तकरीब में उन्हें एजाज़ दिया गया था। उसके बाद आसिम मुनीर साहब की तरफ से ही एक अशाया का एहतमाम किया गया था। आसिम मुनीर साहब यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ से एक अशाया दिया गया था।
वो अशाया बड़ी अहमियत रखता है क्योंकि बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की किसी अस्करी क़यादत ने ऐसे अशाये का इंतज़ाम किया हो कि जिसके अंदर सियासी जमातें और मुख्तलिफ वज़रा, मुख्तलिफ लोग आ रहे हों और एक सियासी महले के साथ साथ पाकिस्तान की मुक़तदर हल्कों नहीं कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट और सियासी लोगों के दरमियान एक बराह रास्त एक राब्ते का ज़रिया बन रहा हो। अमूमी तौर पर जो सिविलियंस हैं बहुत सारे, उनकी तरफ से प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उसमें पूरी की पूरी क़यादतें शामिल नहीं होती है। लेकिन अब ये देखा गया कि फील्ड मार्शल साहब के अशाये के अंदर जहाँ अस्करी हवाले से पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस के अहम रैंक के लोग मौजूद थे, वहीं पर बड़ी अहम नुकता यह था कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी ताकतें तमाम की तमाम वहाँ मौजूद थी। आसिफ अली ज़रदारी साहब वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद थे, वहाँ पर मरियम नवाज साहिबा मौजूद थी, वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, वहाँ पर कामरान टेसोरी साहब मौजूद थे, वहाँ पर मुराद अली शाह मौजूद थे, वहाँ पर खालिद मकबूल सिद्दीकी मौजूद थे। लेकिन मैंने जो फुटेजेस देखे उसमें पीटीआई मुझे कहीं नजर नहीं आई। हसन नवाज, हुसैन नवाज, सब लोग मौजूद थे, काफ़ी बड़ा माहौल था। लेकिन उसमें मैं तलाश करता रहा कि पीटीआई के लोग हैं कि नहीं है। लेकिन मुझे कुंडी साहब मिले, गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन मुझे किसी फुटेज के अंदर अली अमीन गंडापुर नजर नहीं आए। तो एक बात है, लेकिन उसी तकरीब के अंदर बड़ा अहम मामला था। सिंध के अंदर इनके एमकेएम के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज जो असेंबली का इजलास, असेंबली के अंदर खिताब कर रहे थे, असेंबली के बाहर उन्होंने बाकायदा सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। अली खुर्शीदी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर गरज चमक कर बरसे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि केई पर भी वो बरसे। उन्होंने कहा यहाँ पर फौजी ऑपरेशन होना चाहिए, केई के खिलाफ फौजी ऑपरेशन होना चाहिए। एमकेएम के रहनुमा बढ़ चढ़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें कर रहे थे और न जाने क्या क्या कर रहे थे। और उसी लम्हे पर जो वहाँ पर इशाइया चल रहा था, उसमें मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर को ऊपर से अब नीचे की तरफ आप आएँ तो आपको नजर आएगा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का हाथ, एक हाथ मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने, और दूसरे हाथ में कामरान टेसोरी साहब का हाथ है। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये सियासत है। एक तरफ आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा निशाने पर बनाया जाता है, और दूसरी तरफ हाथों में हाथ लेकर इस बात का भी इशारा किया जाता है कि चेहरों की ये मुस्कुराहट वाज़े करती है कि जनाब सब अच्छा है और सब